नमस्कार, स्वागत है आपका एजुकेशन विद संगमित्रा में। दोस्तों, आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स लेकर आई हूँ जो कि सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं सबसे पहले आर्टिकल 1 की कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। संघ का नाम क्या होगा और राज्य क्षेत्र कैसा होगा, तो मैं बताती हूँ इसके कि संघ का राज्य यानी अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 के अंतर्गत भारतीय संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। संविधान के आर्टिकल जो 1 है तो उसमें निर्धारित किया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्य का संघ होगा, जिसमें भारत शब्द जो है देश का नाम और संघ शब्द जो है शासन प्रणाली को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 जो है ना, अनुच्छेद 1 जो है तो उसमें कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्य का संघ होगा, जिसमें भारत शब्द देश का नाम और संघ जो शब्द है वो शासन प्रणाली को दर्शाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में दिए गए हों। ठीक है, और आर्टिकल 2 सेकंड देखते हैं, अनुच्छेद 2 देखते हैं। उसमें क्या कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना, यानी नए राज्य का प्रवेश कैसे होगा और स्थापना उसकी कैसे होगी। तो उसमें संसद विधि द्वारा, संसद जो है सबसे बड़ी संसद होती है, तो संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंधनों और शर्तों पर जो ठीक समझे तो संघ में क्या करती है, राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकती है। कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। आगे देखते हैं कि अनुच्छेद 2 जो है, आर्टिकल 2 सेकंड जो है के अधीन संसद को 2 प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती हैं। कौन कौन सी? एक नए राज्य को संघ में शामिल करने की शक्ति। एक राज्य जो है ना, एक राज्य है, संसद 2 प्रकार की शक्ति को प्राप्त होती है। कौन सी? कि एक नए राज्य को संघ में शामिल करने की शक्ति है, और दूसरी क्या है? नए राज्यों की स्थापना करने की। नए राज्य मतलब एक राज्य की तो स्थापना कर देगी, ठीक है। दूसरा क्या है? राज्यों का संघ में शामिल कर लेगी, और राज्यों की स्थापना करने संबंधी शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। ठीक है दोस्तों, तीसरा देखते हैं, थर्ड देखते हैं, अनुच्छेद 3 देखते हैं। इसमें कहा गया है कि मैं पूरा टॉप एक यहाँ पर क्या है, राज्यों का निर्माण, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। यानी क्या करती है संसद? क्या कर सकती है? किसी राज्य में उसके क्षेत्र को अलग कर या दो से अधिक राज्यों को या राज्यों के भाग में मिलाकर, या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग में मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। ठीक है दोस्तों, तो नए राज्य का निर्माण कौन कर सकती है? तो संसद कर सकती है। आगे देखते हैं, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है। ये पावर किसके पास होती है? तो संसद के पास होती है, कि किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है दोस्तों, मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ। इसका मतलब होता है कि संसद के पास इतनी पावर होती है कि वो किसी भी राज्य का क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है, किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, और किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं फोर्थ आर्टिकल 4 में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है कि इस अनुच्छेद के अनुसार नए राज्यों का प्रवेश या गठन, है ना, नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों का निर्माण, सीमाओं, क्षेत्रों और नए राज्यों में परिवर्तन, है ना, तो ये सारी चीजें जो है वो कौन कर सकती है? संसद कर सकती है। तो किसमें? पहली व चौथी अनुसूची के अनुसार संशोधन कर सकती है, और 2-3 के अधीन बनाई गई विधियों में भी परिवर्तन वो कर सकती है। ठीक है, और इसी अनुच्छेद में 368 वाला आर्टिकल भी
आ जाएगा उसमें संशोधन की, मतलब संसद जो है संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। आगे देखते हैं पांचवा, फिफ्थ में क्या कहा गया है। फिफ्थ में कहा गया है कि ये जो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी कि जो यहाँ के इंडिया के जो लोग होते हैं उनको नागरिकता कैसी नागरिकता होती है उसके बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है। 6 में क्या कहा गया है। 6 में कहा गया है कि भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता, यानी बाहर से किसी अदर कंट्री से भारत में अगर कोई नागरिक आ रहा है तो उसको कौन सी नागरिकता मिलेगी, कौन से राइट मिलेंगे, उसका वर्णन किया गया है। 7 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 7 में कहा गया है कि पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता, यानी पाकिस्तान, हमारी इंडिया से पाकिस्तान अगर जो लोग गए हैं उनको नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। इसमें सारे प्रावधान दिए गए हैं कि भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को कैसी नागरिकता है, कैसी है ना, तो किस चीज़ का राइट है उनको, किस चीज़ का नहीं। तो 9 में देखते हैं विदेशी राज्यों की नागरिकता लेने पर नागरिकता का न होना। अगर हमारे भारत का कोई नागरिक है और वो दूसरे कंट्री का, दूसरे देश का अगर नागरिक बन जाता है तो हमारे यहाँ पर हमारी इंडिया की नागरिकता जो है उसको ख़त्म करनी पड़ेगी, उसकी नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। आगे देखते हैं जैसे 5 साल से अगर कोई व्यक्ति इंडिया का है, खासकर इंडिया का व्यक्ति है और 7 साल से बाहर रह रहा है, किसी दूसरी देश में रह रहा है, तो यहाँ की उसको सदस्यता खत्म हो जाएगी, यहाँ की नागरिकता खत्म हो जाएगी। आगे देखते हैं नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, यानी इनकी नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर कोई व्यक्ति इंडिया में रह रहा है और इंडिया के बाद 2 साल के लिए या 3 साल के लिए अगर बाहर चला जाता है तो उसके अधिकारों का बना रहना, मतलब उस तरह उस 1-2 साल में कहीं की भी नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती, तो उसकी जो उसकी नागरिकता है वो बनी रहेगी। आगे देखते हैं संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन करना, यानी संसद जो है मैन पावर किसके पास होती है, मैन पावर संसद के पास होती है, जो कि नागरिकता संबंधी सारे प्रोविजंस उसके द्वारा दिए गए हैं। आगे देखते हैं राज्य की परिभाषा। तो अनुच्छेद 12 जो है वो राज्यों की परिभाषा से संबंधित है कि राज्य जो शक्ति है, राज्य संसद के पास शक्ति है कि राज्यों का निर्माण किस तरह से होगा, नाम में परिवर्तन किस तरह से होगा, तो इस संबंधी अनुच्छेद 12 में दिया गया है। आर्टिकल 13 में क्या कहा गया है कि मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने की शक्ति विधियां, तो किसके पास हैं ये, इनका असंगत और अल्पीकरण करने की शक्ति किसके पास है, तो संसद के पास है। आगे देखते हैं विधि के समक्ष समानता, यानी विधि के समक्ष समानता कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी अपमानित नहीं किया जाएगा, सभी जगह पर उसके साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा। चाहे गवर्नमेंट कैसे भी रूल्स बना रही हो, तो अगर गवर्नमेंट कैसे भी रूल बना रही है तो सभी पर वो लागू होंगे, ये नहीं कि किसी एक कास्ट के ऊपर बनाए गए हैं या सभी कास्ट के लिए, यानी समानता का अधिकार है, समान है, सभी व्यक्ति जो हैं कानून की नज़र में समान है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग पर प्रतिषेध, यानी कोई भी व्यक्ति किसी के भी खिलाफ धर्म के अनुसार या जाति के अनुसार या लिंग पर किसी भी प्रकार का कोई विभेद नहीं करेगा, ठीक है, यानी किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी तरह का। आगे देखते हैं लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी पब्लिक जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें अवसर की समानता, यानी सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आगे देखते हैं अस्पृश्यता का अंत। तो अस्पृश्यता का अंत जो है अनटचेबिलिटी, अबॉलिश ऑफ अनटचेबिलिटी, तो इसमें एक कानून भी बनाया गया है कि 1955 में,
ठीक है। 1955 में ये जो है अस्पृश्यता का अंत करने के लिए वो बनाया गया था, एक्ट भी बनाया गया है कि किसी भी प्रकार का किसी पर मतलब भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे देखते हैं उपाधियों का अंत, यानी अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी किसी भी कोई भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की उपाधियों से नहीं नवाजा जाएगा। आगे देखते हैं वाक की स्वतंत्रता, यानी राइट टू फ्रीडम। तो सारे व्यक्तियों को, यानी राइट टू वॉक फ्रीडम जो है, तो उसमें 5 प्रकार की फ्रीडम्स इंक्लूडेड हैं। तो जैसे यूनियन बनाने की फ्रीडम और स्पीच एक्सप्रेशन, इस तरह की सारी फ्रीडम जो है वो इस आर्टिकल में आती हैं। आगे देखते हैं 20 में क्या कहा गया है। 20 में कहा गया है कि अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कोई व्यक्ति अगर किसी के खिलाफ कोई साजिश चलता है या फिर किसी भी तरह से उसे फांस देता है तो उसे अपना बेगुनाह साबित करने का उसे अधिकार है। कोई भी अगर किसी प्रकार का कोई वो करता है तो उसे अपना संरक्षण प्राप्त है, अपना खुद वो प्रोटेक्ट कर सकता है खुद को। आगे देखते हैं अनुच्छेद 21 में क्या कहा गया है। 21 में कहा गया है कि राइट टू लाइफ, यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, हिंदी में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, यानी राइट टू लाइफ। ठीक है। और राइट टू लाइफ का मतलब होता है कि एक एजुकेशन हो गया, और राइट टू फूड और राइट टू एयर, ये सारी चीज़ों किसमें समाहित है, ये राइट टू लाइफ में ही इंक्लूडेड है। आर्टिकल 20A देखते हैं, 21A देखते हैं, तो इसमें कहा गया है कि 6 से लेकर 14 ईयर्स के बच्चों का शिक्षा का अधिकार जो है वो उसका वर्णन कहा गया है कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी बच्चों के लिए। आगे देखते हैं 22 में कहा गया है। 22 में कहा गया है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, यानी अगर कोई किसी को अगर पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है तो उसको अपना संरक्षण करने के लिए अपनी बात कहने का उससे अधिकार है, उसे किसी भी प्रकार है ना संरक्षण उसे मिलता है। आगे देखते हैं 23 में कहा गया है। 23 में क्या कहा गया है कि मानव के दुर्व्यापार और बाल आश्रम, यानी मानव का दुर्व्यापार नहीं करा है किसी भी तरह का, अगर कहीं मतलब बच्चों को या मानव का कहीं पर भी व्यापार नहीं किया जाएगा, इस पर ये प्रतिषेध करता है अनुच्छेद 23। 24 में कहा गया है कि कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत, यानी कारखाने जो हैं उसे 14 साल के बच्चों को किसी भी कारखाने में काम करवाने का प्रतिषेध करता है, यानी कि कोई भी कारखाना यानी कोई भी इंडस्ट्री है जो है 14 से कम वर्ष के बच्चों को किसी भी प्रकार का बाल श्रम नहीं करवाया जाएगा। आगे देखते हैं 25 में कहा गया है कि धर्म का आचरण और प्रचार करने की, यानी कि सभी व्यक्ति को धर्म का आचरण करना और उसकी प्रचार करने की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यानी धार्मिक कार्यों के संबंधी जिसमें उसका प्रबंधन उसका मैनेजमेंट करने की उसे स्वतंत्रता है। नेक्स्ट देखते हैं 29 में कहा गया है। 29 में क्या है कि अल्पसंख्यकों यानी माइनॉरिटी जो है माइनॉरिटीज वर्ग के हितों का संरक्षण, यानी अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनके वर्गों के हितों का संरक्षण की कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में बनाए गए हैं, मतलब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हैं जो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करने संबंधी प्रोविजंस बनाए गए हैं। नेक्स्ट है 30 में क्या क्या है, शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, यानी कि कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी है ना है तो वो शिक्षा संस्थान कहीं पर भी संस्थान खोल सकती है, उसकी स्थापना कर सकती है और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों वर्गों के अधिकार संबंधी वह संरक्षण प्राप्त है उसे। आगे देखते हैं 32 में कहा गया है कि अधिकार प्रवर्तित करने के लिए उपचार करना, यानी 32 जो है उसमें 5 प्रकार की रिट लगाई गई हैं है ना अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए। जो रिट 32 जो है 32 रिट है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नागरिकों के अधिकार संरक्षण के लिए रिट लगाई गई हैं, और यहाँ तो ये सुप्रीम कोर्ट का है और 226 जो है वो स्टेट में लगाया गया है, स्टेट में अधिकार संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। 36 में देखते हैं परिभाषाएं।
राज्य संबंधी परिभाषा दी गई है। 40 में बताया गया है कि ग्राम पंचायतों का गठन, यानी ग्राम पंचायतों का गठन किस तरह से होगा, कैसे नहीं होगा, इसका वर्णन आर्टिकल 14 में कहा गया है। 48 में कहा गया है कृषि और पशुपालन संगठन, ठीक है। 48 में कहा गया है पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, यानी पर्यावरण की रक्षा करना है हमें सारे लोगों को, और वन्य जीवों की रक्षा करना है, वन्य जीवों को, वर्ल्ड लाइफ जो सेंचुरी होती है उनकी भी रक्षा करना है। 49 में देखते हैं राष्ट्रीय स्मारकों और वस्तुओं का संरक्षण, यानी कोई भी जो धरोहर है, राष्ट्रीय स्मारक मतलब हमारे सभी लोगों के धरोहर हैं, तो धरोहरों का संरक्षण करना हम सबका कर्तव्य बनता है। 49 में देखते हैं 50 में देखते हैं कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ये कार्यपालिका और न्यायपालिका किसी प्रकार का संबंध नहीं है, यानी न्यायपालिका जो है वो एकदम स्वतंत्र है, स्वतंत्रता मिली हुई है, वो किसी भी ना तो वो कार्यपालिका से संबंध रखती है, ना ही वो विधायिका से संबंध रखती है। न्यायपालिका जो है एकदम से स्वतंत्र है। कार्यपालिका और विधायिका का एक दूसरे पर नियंत्रण है, लेकिन न्यायपालिका पर किसी का भी नियंत्रण नहीं है। न्यायपालिका एकदम स्वतंत्र है। आगे देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, यानी कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी भी स्टेट में जाकर या किसी भी प्रकार से किसी भी तरह का कोई भी यहाँ कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, यानी कहीं पर भी इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन बनाए रखने का अधिकार है किसी भी राज्य को। नेक्स्ट है 51A में कहा गया है कि फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ हैं वो कितनी है ड्यूटीज, वो अब टोटल जो है 11 ड्यूटीज़ हैं। तो सभी व्यक्तियों का कर्तव्य है कि उस देश के जो नागरिक हैं उनका कर्तव्य क्या है कि अपने देश की रक्षा करना, संविधान का सम्मान करना, और जो स्मारक बने हुए हैं उनको मेंटेन करना, उनका संरक्षण करना। आगे देखते हैं 52 में कहा गया है कि भारत का राष्ट्रपति, तो 50 अनुच्छेद ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो 52 में कहा गया है कि भारत जो संघ की कार्यपालिका है उसका मेन जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में होगी, तो राष्ट्रपति में वो निहित है। और 53 में कहा गया है कि संघ का कार्यपालिका की शक्ति, ये बता दिया गया है कि कार्यपालिका शक्ति किस में होगी, तो राष्ट्रपति में होगी। कोई भी कानून बनेगा तो राष्ट्रपति को ही ध्यान में रखकर किया जाएगा, और संघ लोकसभा और राज्यसभा में कोई भी कानून पर सहमति होती है तो राष्ट्रपति के पास जाता है कानून बनने के लिए, उसकी मोहर लगने के लिए, हस्ताक्षर होने के लिए। 54 में कहा गया राष्ट्रपति का निर्वाचन, है किस तरह का राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा उसका वर्णन कहा गया है। 55 में देखते हैं राष्ट्रपति निर्वाचन की नीति, यानी कैसी नीति है, कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे निर्वाचन करने के लिए, उसका वर्णन है इसमें। 56 में कहा गया है राष्ट्रपति की पदावधि, यानी राष्ट्रपति कितने साल के लिए चुना जाता है, तो उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। और 57 में है कि अगर राष्ट्रपति अपने पद पर है तो उसको दोबारा से चुनने की प्रक्रिया जो है वो 57 में है। 58 में क्या है राष्ट्रपति संबंधी जो अहर्ताएं जो एलिजिबिलिटी है उसका वर्णन कहा गया है 58 में। 59 में है कि राष्ट्रपति पद के लिए जो शर्तें रखी गई हैं कि अगर देश का राष्ट्रपति होगा, भारत का नागरिक होगा, प्रथम नागरिक जो है वो देश का अगर भारत का प्रथम नागरिक होगा तो वो राष्ट्रपति होगा। अगर स्टेट का बोलते हैं राज्य का प्रथम नागरिक होगा तो वो कौन होगा, वो राज्यपाल होगा। 60 में कहा गया है कि राष्ट्रपति की शपथ किस तरह से दिलाई जाएगी, तो इसका वर्णन कहा गया है। और 61 में कहा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, यानी अगर राष्ट्रपति के द्वारा ऐसा कोई काम करा जाता है जिसका वर्णन संविधान में नहीं उल्लेख है, तो उस पर क्या है कि अगर राष्ट्रपति कोई ऐसा दुराचार, कोई ऐसा काम करता है जिससे संविधान का उल्लंघन हो रहा है, और तो उस पर क्या है महाभियोग चलाने की प्रक्रिया चलाई जाती है उस पर। तो दोस्तों ये थे कुछ इम्पोर्टेंट अनुच्छेद, तो उम्मीद है मुझे सबको पसंद आया होगा। तो इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।